बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तीसरा रोज़ा है माह मुबारक का, आप सब लोगों को तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हमारे लिए इस माह मुबारक को बरकत वाला, सादत वाला बनाए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि आपकी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे जी। आजकल तो वैसे ही ज़बरदस्त किस्म के शोज़ हो रहे हैं और आपको बड़ी हर तरह से रहनुमाई की जा रही है। बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो टीवी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहे हैं। शहर के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन हो रही हैं, अफ्तार के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन हो रही हैं। बहुत ही पुरनूर किस्म के ये लम्हात होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। जो बातें सुनते हैं कहीं ना कहीं उन पर अमल भी करने की कोशिश कीजिए। आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर, फ़िज़ाई आलूदगी का मौजब बनने वाली फैक्ट्रियां हुकूमती रडार पर आ गईं। 6 जून से शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक तलब। लाहौर की 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 21 अप्रैल को मैदान सजेगा। गदागरों के शाहराहों पर डेरे बच्चों का भी इस्तेमाल। गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, शहरियों का मुतालिबा। और शहर के ज़ेरे तामीर तरक्याती मंसूबे, फंड्स की खींचातानी की नजर। वेलकम बैक। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी। शाहिद सिप्रा साहब और आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर, 6 जून से शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी। 6 जून का इंतजार क्यों किया जा रहा है? पहले तो मुझे इस चीज़ से एतराज़ है। वज़ीर आला साहिबा ने टास्क दे दिया है। वज़ीर आला साहिबा खासी एक्टिव भी नजर आ रही हैं और अच्छे मामलात पर वो है जो गौर कर रही हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो PIC गई, लोगों से उन्होंने मुलाकात की। सो अवाम की खिदमत करना इनका फ़र्ज़ भी है और मेरे ख्याल से अवाम खुश भी होती है, उनको एहसास भी होता है कि कोई उनका सोचने वाला है। तो दुआ गो है ये सिलसिला इसी तरह से रहे। फ़िज़ाई आलूदगी का मौजब बनने वाली फैक्ट्रियाँ हुकूमती रडार पर आ गई हैं। डायरेक्ट अवाम की जान के दुश्मन है ये चीज़ें। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 आपने बातें की हैं वज़ीर आला साहिबा के हवाले से। तो जो आपने अभी बात की है कि फ़िज़ाई आलूदगी की, तो मेरे ख्याल में ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा इकदाम है जो कि आपके सितंबर अक्टूबर में जाके स्मोक का इश्यूज़ आते हैं और अगर आप 4-5 महीने पहले ही इसको शुरू करने जा रहे हैं और इस पर काबू पाएंगे तो मेरे ख्याल में हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे होगा, गवर्नमेंट किस तरह करवा सकेगी? जिग जैग एक पॉलिसी आई थी, आपको याद होगा, भट्टों के लिए, वो भी आज तक उस पर उस तरह अमल दरामद नहीं हो सका जिस तरह हो जाना चाहिए था। इसलिए जिस तरह आपने कहा कि ख़ुद वज़ीर आला साहिबा जो हैं फोकस कर रही हैं, लोगों के मसाइल सुन रही हैं, हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए। अपनाइयत होती है लोगों को, अगर आप उनसे जाके मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे और बजाय कि आपको एक सेक्रेटरी आके या कोई वज़ीर आके कमरे में प्रेजेंटेशन दे तो वो तो सब अच्छे की प्रेजेंटेशन दे देगा, लेकिन आप जाकर मिलकर बात सुनेंगी तो पता चलेगा कि क्या हालात चल रहे हैं। अब दूसरी बात इसमें है कि प्लास्टिक बैग जो हैं उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। हाजी साहब को याद होगा 3-4 साल पहले भी ये बात आई थी कि इन बैग्स पर पाबंदी लगाई जाए और सीवरेज के मसाइल इससे ज़्यादातर पैदा होते हैं और दिगर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी बिना लेकिन ना लगाई जा सकी। अब आज अभी मार्च है, अप्रैल मई जून 3-4 महीने आप दे रहे हैं। मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग इससे कारोबार से वाबस्ता हैं। आपने कहा कि इतना लंबा टाइम क्यों दिया जा रहा है, इसको फ़ौरन बंद होना चाहिए। मुझे बताएं जो ये बना रहे हैं, प्लास्टिक दाना फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब उनको किसी मुतबादिल कारोबार पर मुंतकिल होने में टाइम लगेगा। शायद यही वजह होगी कि गवर्नमेंट उनको टाइम देना चाह रही है और एक डेडलाइन दी जा रही है कि जून तक वो अपने कारोबार शिफ्ट कर लें और उसके साथ ताजर बरादरी या मार्केट्स में जो ये चीज़ें आती हैं उन पर उस वक्त पाबंदी लगा दी जाएगी जब आपके मैन्युफैक्चरर ये चीज़ बनाना बंद कर देंगे। हम लोगों ने पतंगबाजी पर पाबंदी लगाई, आज तक पतंगबाज भी मौजूद हैं, पतंग भी मौजूद है, डोर भी मौजूद है, मार्केट में कहीं ना कहीं बन रही है, जहाँ भी बन रही है। इसी तरह इस तरह की जो चीज़ होगी इसको भी मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, ताजर बरादरी है, आपके छोटे दुकानदार हैं, जनरल स्टोर्स हैं, गली मोहल्ले के जितने, असल ये बैग ज़्यादा कहाँ यूज़ होते हैं आपके ब्रांड्स तो शिफ्ट हो चुके हैं तकरीबन ऑलमोस्ट
चाहे वो उसकी कीमत वसूल करते हैं, लेकिन चलें शिफ्ट तो हो चुके हैं ना। लेकिन आपके जो गली मोहल्ले में या छोटे जनरल स्टोर्स हैं या छोटी जो दुकानें हैं, इवन दूध की जो दुकानें हैं, वो अभी तक ये बैग्स इस्तेमाल कर रही हैं। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल शहर में बहुत जगहों पे आपके फल लेने जाएं, रेडी बान जो है, की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें, वहाँ पर ये रेडी बान जो है, आप देखें, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप इसको दूसरी जगह पे मुंतकिल करेंगे या कागज पे चले जाएंगे, या फिर आजकल जो ब्रांड्स जिसके 10 रुपए या 15 रुपए या हर बैग के साइज के हिसाब से कीमत वसूल करते हैं। मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि रेडी बान जिसने फ्रूट या सब्जी फोख्त करनी है, उससे जब आप सब्जी लेंगे तो उसके पास वही बैग जो है आप 10 रुपए देंगे, हम 20 रुपए के हिसाब से वो बैग्स खरीदेंगे। अगर वो नहीं देगा तो वो सब्जी या ये चीजें किस तरह करेगा। इसलिए मेरे आज ब्रांड्स को तो हम नहीं पकड़ पाते कि वो इसकी कीमत क्यों वसूल कर रहे हैं ना। ब्रांड्स की तरफ जाने वाले और लोग हैं जिन्होंने रेडी से चीज, मैं वही आ रहा हूँ कि ब्रांड्स, अगर ब्रांड्स पर जाने वाले लोग उसको चाहे वो दे सकते हैं, अदायगी भी कर सकते हैं, ना भी अदायगी करने वाला उसको अदायगी उसकी करनी है। अगर वो फ्री नहीं दे सकते तो आपका आम जो रेडी बान है, जो छोटी दुकान है, वो उसको फिर किस तरह फ्री देगा। गवर्नमेंट इसका मैकेनिज्म बनाने की इसलिए है कि वहां पर ब्रांड्स पर आपको पैसे देते हुए जो है ना वो कोई मसला नहीं होता, वहां पर लोग जो है वो लड़ाई झगड़ों पे आ जाते हैं। आमिर भाई, मेरा सवाल ये है कि 6 जून से क्यों, आज ही से क्यों नहीं हम ये कर सकते? देखिए, वो बात तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिपरा ने कर दी कि वो टाइम देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कम टाइम दिया। पिछली दफ़ा भी जब ये पाबंदी लगी थी, 3 साल पहले की बात है, कहा गया कि जी शॉपिंग बैग्स पे पाबंदी लगा दी जाए, एनवायरनमेंट का मसला बनता है, फिर गटर बंद होते हैं और ये एक प्लास्टिक का बैग जो है ये कई हज़ार साल तक जो है ये नकारा नहीं होता, ये उसी तरह से रहता है। तो इससे आपके खेत ख़राब हो रहे हैं, आपकी नहरें ख़राब हो रही हैं, आपके खाल ख़राब हो रहे हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। चलो, एनवायरनमेंट ख़राब होती है। 6 जून तक का टाइम दिया है, तो अल्लाह करे ये टाइम पर कर लें। ये भी मेरे ख्याल से तो इनको ज़रा 6 माह का टाइम देना चाहिए था। 6 जून तक का नहीं देना चाहिए था, 6 माह का देना चाहिए था। अल्टीमेटली इसके लिए जाना ही जाना है, पूरी दुनिया में जा रहा है। और पूरी दुनिया में शायद भाई लोग कागज़ के लिफाफों में लेके जाते हैं। और जो बैग हम आजकल जो आप ब्रांड्स की बात कर रहे थे, वो जो बैग दे रहे हैं उसकी कीमत वसूल करते हैं। तो जो आज आप ज़रा फल लेने जाए ना, तो आपको समझ आएगी कि रेडी वाला भी ब्रांड है भाई। अब रेडी वाला भी ब्रांड है। उससे जो आप घर के लिए एक दिन की चाट का ज़रा लेके दिखाइएगा मुझे घर में बनाने के लिए, तो वो आपको नज़र आएगा कि आप किसी बड़े ब्रांड से भाई ख़रीदारी कर रहे हैं। और वो अगर आपसे 8-10 रुपये ज़्यादा ले भी लेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपका माहौल बचेगा, आपके बच्चे बचेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। समझने की बात है ना। अगर कोई मसला तो ये है कि आपने इस पर कोई ऐसी पाबंदी रखी ही नहीं थी कभी भी कि कौन सा शॉपिंग बैग जो है। अभी आप मुझे बताएं, LWMC भी देती है, शॉपर देती है ईद की। बिल्कुल देती है, बिल्कुल। वो इतना मोटा है और कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद वो गलना शुरू हो जाता है, गलना सड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये जो ब्रीक वाला शॉपिंग बैग है, इसमें तंदूर के अंदर रख के आप चाय बना लें, मैंने खुद देखा है, ये नहीं ख़त्म होता। आप उसमें मैं किसी किराए के घर में रहता था, तो उसमें नीचे सिपरा सबसे पहले मैं ही बता दूं, ब्रदर इन लागा करता। अच्छा, किराए के घर में रहता था, उसमें नीचे तंदूर था। और वो जब उसने चाय बनानी होती थी तो वो अपनी सीख के ऊपर एक शॉपर बैग चलाता था, उसमें पानी डालता था, उसको गर्म करता था तंदूर के अंदर। अच्छा, फिर वो जलाता था। अच्छा, वो नीचे चने भी बनाता था। अब चने बनाने के लिए कुछ मसाला ऐसा होता है जो वो चनों में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी खुशबू लेना चाहते हैं या उसको पकाना चाहते हैं। जैसे मगज़ है, मगज़ को वो पकाते थे अलग से, वो जब पाए बनाते थे तो उसकी शॉपर बैग में बंद करके पतीले में फेंक देते थे। ना उसने पिघलना है, ना उसने गलना है। आप देखिए कितनी खतरनाक चीज़ है, आग उस पर असरअंदाज नहीं होती है। कल मैं एक वो टिकटॉक ही देख रहा था, तो एक आदमी ने बताया कि जी जो ख़वातीन ये लकड़ी पे पकाती हैं ना, तो उनका वो होता है पतीलियाँ काली हो जाती हैं। वो कहता है उसके ऊपर शॉपर बैग चढ़ाएं, हल्का सा उसमें सरसों का ऑयल लगाएं, उसके बाद शॉपर बैग चढ़ा दें। आप अपना खाना पका लें, उसके बाद आराम से शॉपर को उतार दें, नीचे से आपको नई नवेली वो क्या निकलेगी, पतीली। अब मुझे बताएं, इतनी ख़तरनाक चीज़ को इतना अरसा से हमने इजाज़त दिए रखी, और जब इस पर पाबंदी लगाई तो आपका चैम्बर क्या, तो आपके वो वही फैक्ट्री ऑनर जिनकी बात शायद सिपरा कर रहे हैं कि वो कहेंगे जी कि लाखों लोगों का रोज़गार इसी काम पर, ना इस शहर से ना इस मुल्क से तजावज़ात ख़त्म हो पा रही हैं, ऐसे ही है, ना मंशियात ख़त्म हो पा रही हैं, ना ही शॉपर बैग ख़त्म होने पा रही है।
लोग कहते हैं यार लोगों का रोजगार लेकिन लगा हम हुआ है। एक्चुअली अब ये टाइम दिया तो आहिस्ता आहिस्ता तो शिफ्ट कर सकते हैं ना। देखिए करना पड़ेगा, अगर पर आप आपको नहीं इसके लिए करेंगे, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आपकी जो स्मोक है ये मसला दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। ये मैंने कल देखा चांद और सितारे बहुत साफ नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये आमना कह रही थी कि स्मोक नहीं तो इस वजह से नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि ये स्मोक अगर लंबे अरसे तक चली है तो अगले साल ये शायद मार्च के मिड तक ना चली जाए और लंबा अरसा हो जाए इसका। अब सवाल ये है कि बड़ी दुकानें तो ऑलरेडी, जैसे हमने ब्रांड्स की बात की, स्टोर्स की बात की, वो तो ऑलरेडी शिफ्ट सारी नहीं गई। चले, मैं आप नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बैलेंस रख भी सकते हैं आमिर भाई, लेकिन ये जो दुकानें और छोटी छोटी ठेले हैं, रेहड़ियां हैं, इधर जाके कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा? जब एक चीज ये बनेगी challenge नहीं, है। जब एक चीज बनेगी नहीं, बिकेगी नहीं, ये इन्होंने सही कहा कि पतंगबाजी आज भी होती है, छुपकी होती है ना। कोई बेचता हुआ पकड़ा जाता है ना, कोई बनाता हुआ पकड़ा जाता है, कोई किसी के पास से डोर गुड्डी बरामद भी हो जाती है। उस तरह से नहीं है कि हर बंदा जो है एक दुकान है महल्ले में वो गुड्डियां बेच रहा है, दुकान पे यानी हम चीजें ये बेच रहा कह है। दें कि ये हो सकता है, लेकिन इसके हो लिए नहीं बिल सकता। की ये जरूरत 6 है। जून तक अल्टीमेटम है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर सख्ती करनी पड़ेगी और इसको बंद करे। दूसरा जो एनवायरनमेंट का बड़ा मसला है वो फैक्ट्रीज के धुआं है। बहुत बड़ा मसला है ये। आपने जहां जहां इंडस्ट्री स्टेट बनाई उसको उसके अंदर ही आबादियां दाखिल कर दी। आप सुंदर इंडस्ट्री स्टेट बनाई तो उसके साथ साथ आपने आबादियां बनाने की इजाजत दे दी। दुनिया भर में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। जहां इंडस्ट्री स्टेट होती है उसके इर्द गिर्द खेत होते हैं, आबादियां नहीं होती, और वहां पे पाबंदी होती है कि आप कोई सोसाइटी नहीं बना सकते हैं, ताकि एक तो वहां पे अगर खेत होंगे तो दरख्त होंगे, पौधे होंगे, वो एनवायरनमेंट को ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ क्लीन करते रहेंगे। सही। दूसरा लोग उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे। आपने किया ये जहां जहां इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई उसके साथ साथ आबादियां बना दी। अब वो आबादियां जो हैं वो उसी धुएं के अंदर, उसी आलूदा पानी के अंदर रहेंगी। बीमारियां हैं। वही नालियां जो आपने ड्रेनेज बनाए थे फैक्ट्रियों के लिए, उसी वो घरों के सामने से गुजरते हैं, उनमें से क्या क्या केमिकल्स हैं, क्या क्या। आप जरा कभी ये लिंक रोड के साथ वाला जो नाला है, सिपरा क्या कहते हैं उसको, इसके पास से गुजर कर देखें, उसमें से कैसी स्मेल और कैसी बू आती है। उसकी वजह ये है उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल स्टेट है। बिल्कुल सारा ऐसे ही। उनका मुझे जो वाइंड अप करना आमिर भाई खबर को। मैं- अगर आज मैं इस पे एक काम- आखिरी जी। कमेंट करूं। देखें, जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स जब सब्जी लेने या फल लेने जाते थे तो उनके पास एक थैला होता था या टोकरी होती थी। आज शायद हम स्टेटस की वजह से वो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, लेकिन आज भी वो लोग नज़र आते हैं बुजुर्ग। अगर आपको मार्केट में जाएं तो बुजुर्गों के आज भी बाइक पे आपको वो थैला या गाड़ी से भी दूध अगर लेने वो जाते हो आज भी डोल जाता है, डोल उनके है साथ और भी। डोल के साथ ऊपर वो थैला होता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें अगर दोबारा आ जाएं तो ये बैग्स और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खत्म हो और जिसमें 10 खाने रुपए पीने वाली बचाने- चीजें अगर आप इसमें लेकर आ रहे हैं तो कितना आपकी जान को नुकसान है, भैया कितनी ये लाहौर ये खतरनाक चने है। खाते हैं नाश्ते में, तो सही चने बात सारे उसी थैली में जा रहे हैं, ऐसे गरम ही गरम चने उस थैली में डालते हैं। बिल्कुल। कोई घर से बर्तन लाने को तैयार नहीं है, कोई रुमाल लेके जाने को तैयार नहीं कि रोटियां ले आए। वो शापर में चढ़ाता है गरम गरम रोटी और आपको वो दे भाप देता है और उसी आप में लेके सारी जा रहे कच्ची हो जाती है, हैं, और सही सारा बात। टॉक्सिक जो है वो आपके अंदर जा रहा है और कैंसर का सबब सही बन कह रहे हैं आप। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खबर यह है कि लाहौर की 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान 21 अप्रैल को सजेगा। शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लाहौर में N119, PP 147, 149, 158, 164 समेत पंजाब की 12 कौमी और सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। आमिर भाई, देखिए सियासी बात है, लेकिन ये अगर मुस्लिम लीग नून ने उस तरह से एफर्ट ना की जिस तरह से इन्होंने ये समझ लिया कि जब आम इंतखाबात हो रहे थे तो इन्होंने समझा कि हम जीते हुए हैं, और ये तासर जो था वो उनको ले बैठा। और उसके बाद अब ये बात जहन में रखें कि PTI की हुकूमत में PTI तमाम ज़िमनी इंतखाबात हारी थी, और नून लीग के दौर में नून लीग अपने ज़िमनी इंतखाबात को हारी थी, और अब ये नून लीग का दौर है। पंजाब में मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत है, और उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होएगा। तख्त लाहौर के नाम से पूरा मुल्क उनको ताने देता है, शरीफ फैमिली को। तो उसमें अगर ये इन सीटों पर इंतखाबात है, सबसे ज़्यादा इसी पर है। लाहौर शहर के अंदर ही सबसे ज़्यादा ज़िमनी है, एक कौमी है, 4 सूबाई हैं, 5 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहा है। तो बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है। और मरियम को जो ये हॉस्पिटल्स में जा रही हैं या मॉडल बाज़ार में जा रही हैं, इनको इन हलकों में भी जाना पड़ेगा जहाँ पे गो के अब पाबंदी भी लगे। आज आपने जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो कैसर कोकर साहब की खबर थी कि तबादले नहीं किए जा सकते, कोई तरक्याती प्रोग्राम अनाउंस नहीं किया जा सकता है। तो चले आप ये कर सकते हैं कि इन हलकों में ना करें, जो साथ वाले हल्के हैं उनमें तरक्याती काम कराएं।
लोगों को नजर तो आए ना। आपने जब से आई हैं सवाए सेक्रेटेरिएट की मीटिंग्स के, या ये मॉडल बाजार में जाके चार्ट बनाने का तरीका और इमली उसमें डाली है कि नहीं डाली है, ये करने के आपने इसके अलावा कौन सा तरक्याती प्रोजेक्ट जो है लाहौर को दिया है? हाँ, डेवलपमेंट वाली तरफ अभी जो तक जो जो निगरान हुकूमत देकर गई थी, आपने उसको भी रोका हुआ है। ठीक है, इनके परनाना के नाम के ऊपर, गामा पहलवान के नाम के ऊपर वो डबल अंडरपास बनने जा रहा था, वहाँ पे लग गया, अफ्ताह हो गया, टीन शीन लग गए, हम खुश हुए कि यार चल यार ये काम खत्म हो जाएगा, CBD के जिम्मे है, ये काम हो भी जाएगा। जैसे ही निगरान हुकूमत गई है और मरीम नवाज ने हलफ उठाया, LDA वहाँ से वो अपना टीन टप्पर और सारा कुछ उठा के ले गया, यार काम बंद है अब। तो इससे अंदाज़ा करें कि ये सिर्फ मीटिंग्स करने से, और आप सिर्फ ये समझे कि आपकी रोज़ खबर चल जाती है कि आज आपने एनवायरनमेंट पे मीटिंग की, आज आपने जंगलात पे मीटिंग की, आज आपने माही परवरी पे मीटिंग की, आज आपने पता नहीं किस किस पे मीटिंग की। इन मीटिंग से आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते। लोगों का दिल, अगर नवाज शरीफ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है तो अपने काम की वजह से है। सही। तो अगर मरीम नवाज शरीफ भी काम करेंगी तो इन ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होंगी, नहीं तो अपोजिशन मौजूद है, और अपोजिशन ने पहले भी साबित किया है कि आप उनको कैंपेन चलाने दें या ना दें, आप उनको रोकें या जाने दें, वो निकले घर से और उन्होंने जाकर वोट कास्ट किया, और वो वोट सामने भी नजर भी आया। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अब आपका सजेशन ये है कि मरियम साहिबा को इन हलकों का दौरा करना है। देखिए, मरियम साहबा तो पता नहीं ये पॉलिटिकली जा सकती है कि नहीं जा सकती। मैंने कहा उनके साथ वाले हलकों में एक तरक्याती काम शुरू करा दें, वहां नहीं करा सकती, सही साथ में करा दें। लेट से सिपरा साहब इस तरफ रहते हैं जेल रोड के, मैं सामने की तरफ रहता हूँ जहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद, तुम साए ने है डॉक्टर यास्मीन राशिद, तो वो अगर उस तरफ काम हो रहा होगा तो इस तरफ वाले बंदे को नजर तो आएगा ना कि भाई पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, काम कर रही है। लेकिन अगर आप इसी तरह ये अफसरान के और ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में पड़ी रहेंगी और सिर्फ मीटिंग्स पर अपना गुजारा करेंगी, तो ये इससे, इस ब्यूरोक्रेसी से मैं समझता हूँ बड़ा चक्करबाज दुनिया में कोई पैदा नहीं। थोड़ा सा और एडिशन करूंगा, मैंने सोशल मीडिया पे देखी है, वीडियोस भी देखी हैं दौरों की। अवामी जो दौरा होता है ना, वो इस तरह नहीं होता कि आप एक बाजार में जा रहे हैं, आपने एक साइड बाजार की सिक्योरिटी के नाम पे बंद करवाई हुई है, आप उधर से चलती जा रही हैं और दूसरी साइड पे पब्लिक फिर रही है। आपको पब्लिक में जाना है, सिक्योरिटी के मसाइल अपनी जगह पे, ये नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि प्लान करके जाएंगे, पहले सिक्योरिटी सारी होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी लीडर्स की होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सिक्योरिटी करें, लेकिन आप किसी बाजार में जाएं, किसी मार्केट में जाएं और वहां से महंगाई का आप दुकानदार से पूछेंगी कि जो जिसने खरीदना है उससे पूछेंगी? असल में तो वो लोग भाई बताएंगे ना। वो उस जिसने दुकान आपके बाजार में सजाई हुई वो तो कहेगा जनाब तुसी तो सोना उगा देता है, उन्होंने ठेला नहीं लाना, अगले दिन चुक के ले जाएंगे। ऐसे ही भाई आप उन लोगों से पूछें जो वहाँ खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, और उन लोगों को अपने तक एक्सेस दें। अब ये नहीं है कि आम मार्केट से इस बाजार में क्या डिफरेंस है, सहूलत क्या मिल रही है। सिक्योरिटी रोके उन लोगों को, तो फिर आपका उस दौरे का कोई फायदा नहीं है। अगर वहां पे गई हैं तो लोगों से दरियाफ्त करें कि ये जो बाजार लगाया गया है, जहां पे सब्सिडी दी गई है सस्ती चीजें बेचने के लिए, आखिर गवर्नमेंट ने अरबों रुपए लगाए हैं ना, तो आपको आया कि सस्ती और वो मयारी अशिया मुयस्सर भी हैं कि नहीं है। मैं सिर्फ फ्रूट की बात कर लूँ कि आज तक आपके 3 रोजे गुजर गए हैं, फ्रूट के रेट पर कंट्रोल नहीं हो सका लोग, और ये चलता रहेगा। देखना, यही जो आपका ये माल्टे और ये सारी चीजें 200-250 रुपए के हिसाब से फरोख्त होती थी, 400-450 पे चले गए। बिल्कुल ऐसे। यही केला जो 150-200 पे फरोख्त होता था, 250-300 रुपए पे चला गया है। मुझे ये बताएं, स्ट्रॉबेरी 250 पे आके फिर 400 पे चली गई है। मुझे बताएं कि इन दौरों का आवाम तक तो कोई फायदा नहीं है। अब आ जाते हैं हम इलेक्शन पे, जो हाई साहब जिक्र कर रहे थे, दौरों को तो अपनी जगह पे रहने दें। इलेक्शन बिल्कुल, जो मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ जब से इलेक्शन हुआ है कि अब वो शेर, अब तीर बल्ला, ये चीज़ें जो हैं अब ख़त्म हो गई हैं। अब आज़ाद हैसियत में जिस तरह लोगों ने वोट दिया है, चाहे वो बैंगन है, तितर है, बटेर है, निशान आपने जो मर्जी दिया हुआ है, लोगों को निशान से कंसर्न नहीं है। ये भी फायदा नहीं होगा कि अब वाज़ेह हो गया ना, हुकूमत यहाँ पर नून नहीं जी, कोई फायदा क्या ये फायदा नहीं, कोई फायदा। देखें, डिलीवर अब करना पड़ेगा। हुकूमत आ गई ना, हुकूमत आ गई ना, अब तो उस कैंडिडेट को जीतना है कि मैं असेंबली में पहुंचूं और मुझे कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज अगर मुखालिफ जीते, अपोजिशन में बैठेगा, हुकूमत तो ऑलरेडी बन चुकी है आपकी। और ये वो हल्का है जो मरियम नवाज साहिबा ने खुद छोड़ा है, एनए का हल्का वही है, हाई साहब 119 वही हल्का।
लेकिन मुझे बताएं कि उनका अपना हल्का है और अंदरून लाहौर उसमें ज़्यादातर उसका एरिया आता है, आपका अंदरून लाहौर का आता है। वहाँ जाकर लोगों से बात करें, पूछें लोगों से, मसाइल दरियाफ्त करें। मैंने जो कल सोशल मीडिया पे देखी है वीडियोस, तो मुझे उससे अवामी लीडर वाली वो नहीं आई कि मैं कहूँ कि ये अवाम में जाकर, लेकिन अगर अली परवेज को दे देंगे तो शायद ये सीट जीत भी जाएंगे। अली परवेज बहुत एक्टिव आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है कि शाइस्ता परवेज मलिक और परवेज मलिक उनके पास रहा भी है ये हल्का हमेशा और उनके पास रहा भी है, और पहले भी उन्होंने मरियम का छोड़ा हुआ हल्का, जो मरियम नहीं लड़ सकी थी, तो वहाँ से अली परवेज जीते थे। अली परवेज मेहनती आदमी है, मेरा ख्याल है उसको दिया जाए तो ये सीट निकल सकती है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन बाकी सीटों पे भी तो बात है ना, वो जो आपने तख्ते लाहौर वाला जिक्र किया कि हाँ, अगर वहाँ पे बाकी जो 4 सूबाई असम्बली की सीटें हैं वहाँ पे जीतना इनका बड़ा जरूरी है। मैं फिर कहूँगा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप चैलेंज है जी, जबरदस्त मरियम के लिए चैलेंज है ये। इसको ये ब्यूरोक्रेसी से बाहर निकलना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट देने पड़ेंगे, जिस तरह निगरान हुकूमत ने 1 साल 1 माह के लिए काम यानी किया करके दिखाना होगा कि आपके लिए, लाहौरियों के लिए, आवाम के लिए कुछ किया जा रहा है। असली कहने उन्हें करके खानी पड़ेगी। मैं जब इन्होंने हलफ उठाया था, हाई साहब भी शायद उस प्रोग्राम में थे, मैंने उन्हें यही कहा था, तब भी बात की थी कि माह मुकद्दस जो है ये चैलेंज होगा मरियम नवाज साहिबा के लिए। इसमें लोगों को कुछ डिलीवर कर पाएंगी तो कुछ लोगों का जो होगा कि एतमाद बनेगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करने जा रही है। वो राशन बैग से निकल के वो जो सफेद पोश तबका हर रोज के लिए अपनी खरीदारी करने के लिए जाता है, और हर रोज यही शिकायत हमें तो मार्केट से यही मौसूल होती है कि सब्जियां और फल पहुंच से बाहर हैं, जो रेट लिस्ट है उस पर कहीं अमल नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ अमल कराना ही इंतजामिया का काम है, और सीएम साहिबा से लोगों की गुजारिश भी है, प्लीज लोगों को इस माह मुबारक में ये रिलीफ दे दें तो आप लोगों के दिल जीत लेंगी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। शहरी खासे परेशान है और कह रहे हैं गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। असल में होता ये है कि माह मुबारक में ये लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और पूरी की पूरी टोलियां हैं, बच्चों को साथ लेके ग्रुप्स की सूरत में जगह जो है ये इन्होंने अपनी डिसाइड कर ली हुई है कि कहाँ कहाँ जाकर किस तरह से जो है वो भीख मांगनी है। अब अगेन ये इंतज़ामिया का काम है, इसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है, साथ एक्टिव नज़र आ रही है, वार्डन्स भी कर रही हैं, हमें सीटीओ साहिबा भी एक्टिव नज़र आ रही हैं, लेकिन इनके लिए प्रॉपर मुहिम की ज़रूरत है। शाहिद सिप्रा साहब नहीं, ये आपको जो कह रही हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस किस तरह एक्टिव नजर आ रही है, उनको टास्क दिया गया, वार्डन्स को टास्क दिया गया, क्योंकि इशारों पर ये लोग आते हैं तो वहां पर जरूर इनको ये टास्क दिया गया कि इनको वहां से साइड पे करना है। लेकिन आप देख लें, जितना मर्जी इनको रोकने की कोशिश कर लें कहीं पे, मैं वही तो कह रहा हूँ, या फिर आप सिटी ट्रैफिक पुलिस को कोई इस तरह के अख्तियारात दे दें कि वो उनको पकड़ सकें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें, बजाय कि वार्डन आए एक सिग्नल पे खड़े साइड पे करे और अगले लम्हे वो दूसरी साइड पे फिर आके खड़े हो जाए। और जिस तरह आपने अपने आगाज में खुद ही जिक्र कर दिया है कि रमजान मुबारक में तो आएगा ही, तो पेशेवर लोग हैं और इनकी तादाद बढ़ेगी और आपके आखिरी अशरे में तो कुछ ज्यादा ही बढ़ेगी। जाने वाले लोग इतने परेशान हो जाते आप गाड़ी अभी आगे रोकते नहीं है तो आपके लेफ्ट राइट पे आ जाते हैं। अच्छा, फिर सिर्फ पेशावर ये लोग नहीं है, फिर इसकी आड़ में जो क्राइम रेट है वो भी और है। सही कह रहे हैं। आपकी गाड़ी में आपकी हर चीज पड़ी होती है, चीजें पड़ी होती हैं, फिर वो जब मॉनिटरिंग होती है उसकी बुनियाद पर फिर आपके वारदातें भी होती हैं और हुई भी हैं, माजी में ये चीजें सामने भी आई हैं। इसलिए अगर आप इसको सिर्फ अगर ट्रैफिक वार्डन्स तक महदूद कर देंगे तो फिर तो ये नामुमकिन है। उसके साथ दीगर जो पुलिस है उसको मिलाएंगे। कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी क्या करेगी, पकड़ के ले जाएगी फिर छोड़ देंगे ना, क्या करेंगे फिर? इसके लिए मैकेनिज्म कोई होना चाहिए। फिर नहीं, एक्ट तो है शायद, हाई साहब एक्ट तो मौजूद है जिसके तहत इनको गिरफ्तार करवाया जाए। पेशेवर गदागरी के खिलाफ एक्ट है, 6 माह कैद है उसमें, वो बात ठीक कह रहे हो, लेकिन इसके लिए अगर आप पुलिस भी पकड़ती है तो उनको जाके अगले इशारे पे छोड़ देते हैं, यहाँ से उठाया अगले इशारे पे छोड़ दिए, क्या करेंगे उनके? इसके लिए अयूब दौर में बड़ा अच्छा काम हुआ था। जनरल अयूब के दौर में बैगर होम बने थे जहाँ पे कैद रखा जाता था, घर थे, पूरी पूरी फैमिली को उठाया जाता था। ये आपका जनरल हॉस्पिटल उसी बैगर होम पे बना हुआ है। अच्छा, ये जनरल हॉस्पिटल है, इसकी जो पुरानी वो सारी बैरकें हैं सर, अभी तो नशे के आदी अफराद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, कहा नहीं जाता कि हमारे पास जगह नहीं, इनको उठा के रखेगा। जब आप उनको पकड़ के 2 माह के लिए बंद कर देंगे, लेट से आइंदा से उसको पता है कि मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे 2 माह के लिए लोग काम करेंगे। वो क्या रहा है, आप अगर आप घर के लिए काम करने वाली को ढूंढनी चाहें तो नहीं मिलेगी। इशारों पे आपको जवान औरतें, बच्चे उठाए हुए, और आप उनको 10 रुपए देकर समझ रहे कि आपने बहुत बड़ा सदका कर दिया, आपने नहीं किया। ये वैसे ही है जैसे आप चील कमों को गोश्त डालकर आप समझ रहे सदका लगे, गुनाह कमा रहे हैं आप, उल्टा गुनाह होता है उसका।
तो आप चील कौवा पाल के जो आप गुनाह कमा रहे हो, इसी तरह से आप उन बच्चों की और उसकी माँ को 10 रुपए दे के भी गुनाह कमाते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, बड़ा ज़रूरी है हम इर्द गिर्द देखें कौन है सफ़ेद पोश। मैं मेरे घर में घर के साथ जो पूरी आबादी है, वो जो परपट्टी है या यहाँ कहाँ है, वहाँ कौन लोग हैं जो सिर्फ मेहनत कश है। बिल्कुल ऐसे। आमिर भाई माजरत, मुझे अर्जेंट की ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। हम हल की तरफ आएंगे। अब इसका हल क्या है? आमिर भाई आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी, मुझे हल बता दें, कोई सजेशन दे दें कि इनका खात्मा मुमकिन कैसे, क्योंकि अब आने वाले दिनों में तो हम जितनी मर्जी यहाँ गुफ्तगू कर लेंगे ना, वो शायद सिप्रा साहब ने जैसे कहा, आपको हर मार्केट में, हर इशारे पर, हर बड़े बाजार में नजर आएंगे और लोग परेशान होंगे। देखिए, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। इसके लिए 6 माह अगर कैद है तो आप उनको ज़रूरी नहीं कि आप जेल में रखें, इनको आप उसी तरह के बैगर होम्स बनाएं और वहाँ पे इनको रखें। आप 2-1 दफ़ा ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरा ख्याल है इनसे छुटकारा जो है वो मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अगर आप सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ये टास्क देंगे कि वो हटा दे, शायद सिप्रा ने बिल्कुल ठीक बात की, वो एक इशारे से जाएंगे, दूसरे इशारे पे खड़े हो जाएंगे, इलाका बदल लेते हैं। देखिए, आप उनको हुनर सिखाएं, आप उनको उनके बच्चों को देखें, बच्चों को वैसे ये हुनर सीखने को तैयार भी नहीं है, वो लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते आमिर भाई। लेकिन जब कैद होंगे, जब इन पर सख्ती होगी, जब इनको मजबूरी होगी, तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके लिए स्कूल बना दें। देखिए, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? वेलफेयर ही काम होता है। इन लोगों के माइंडसेट अगर इन लोगों के पास काम नहीं, अगर ये बेरोजगार है और मजदूर है, तो वैसे भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है ना। मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है कि मैं इनको 10 रुपए देकर तो मैं अल्लाह के घर से रूबरू हो रहा हूँ, नहीं हूँगा मैं। इनके लिए गवर्नमेंट को अदारे बनाने हैं, इनके लिए गवर्नमेंट को रोजगार पैदा करना है। जो मजदूर है उनकी कफालत जो है गवर्नमेंट के जिम्मे है। तो भाई उठाकर आप 10, 12, 15, 20 लोगों को, फैमिलीज को लेकर तो जाएं। फिर मैं देखता हूँ कौन आता है बच्चों को लेकर भीख मांगने के लिए, कौन आपको मार्केट्स में नजर आता है। उनको पता है किसी ने पकड़ना नहीं है, लिहाजा वो खुलेआम काम करते हैं। देखें, हाई साहब तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट चले, जब भी करेगी उस वक्त देखा जाएगा। मेरे ख्याल में थोड़ा हल तो मुस्तकबिल में तो यही हाल है कि आप उसको जाके कर लें, इंतजामिया भी कुछ कर ले, थोड़ी सख्ती करें। देखें, अभी तो आगाज हुआ है रमजान मुबारक का, थोड़ी सख्ती करें, आप पकड़ें। ये नहीं है कि एक सिग्नल से पकड़ के दूसरे पे छोड़ दें, थोड़ी देर थाने में रखें। कम से कम थाने का जो नफ्सियाती टॉर्चर है वो भी काफी सारा होता है, कम से कम उसके लिए कुछ बेहतर होगा। थोड़ी सख्ती करें, हमारी कौम सख्ती से सीखती है, डंडा उठाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। जिंदगी के कुछ लम्हात बड़े कीमती भी होते हैं, बहुत अहम भी होते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात भी करनी होती है। माह मुबारक है, बहुत सारे लोग, जहाँ पर हम डायबिटीज़ के पेशेंट की बात करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, एक मरहला ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि आप बड़ा रोज़ा रखना भी चाह रहे होते हैं और सोच भी रहे होते हैं कि रोज़ा अगर रखें तो हमने एहतियात क्या करनी है। मैं बात कर रही हूँ उन ख़वातीन की जो कि इस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम से गुजर रही हैं, हामिला ख़वातीन हैं। अब बहुत सारे सवालात ये हैं कि वो रोज़ा रख सकती हैं, नहीं रख सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी वीकनेस हो जाएगी, आपकी फैमिली बड़ी जो है, फर्स्ट टाइम अगर किसी का बेबी हो तो वो फैमिली बड़ी कंसर्न होती है कि नहीं जी रोज़े नहीं रखने हैं। सो आज हम आपके साथ माहिराना राय जो है वो शेयर करने जा रहे हैं कि रोज़ा रखना चाहिए, नहीं चाहिए, अगर रोज़ा रखना चाहिए तो उसके साथ एहतियात क्या है, वो कौन सी ख़वातीन हैं जिनको प्रेगनेंसी में रोज़ा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उसकी रीज़न क्या हो सकती है, वो भी डिस्कस ज़रूर करेंगे। और अगर रोज़ा रख रहे हैं तो फिर ग़िज़ा कौन सी खानी चाहिए, आपको सहरी में क्या कुछ लेना चाहिए, अफ्तारी में क्या कुछ लेना चाहिए, क्योंकि इस हालत में तो कहा जाता है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। और अगर आप मुसलसल 6, 7, 8 घंटे कुछ नहीं खाते तो क्या ये नुकसानदेह है? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद है, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरीबा साकिब साहिबा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। सबसे पहले एक आम सवाल है, रोजा रखना चाहिए हामिला खातून को या नहीं? मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है, अगर वो फिट है। कुछ शराइत है आना, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन जिसके अंदर सरे फहरिस्त आती है शुगर, डायबिटीज जिसे हम कहते हैं, या तो खातून पहले से डायबिटिक हो या प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई है जिसको हम GDM कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, ऐसी खवातीन को रोजे से ज़रा गुरेज करना चाहिए। बाद में रख लें बेशक, लेकिन होता क्या है कि जब आप डायबिटिक और आप प्रेग्नेंट भी हो, ऑलरेडी आपकी जो शुगर है बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, और उसके साथ अगर आप रोज़ा रख लोगे तो खुदा न खुदा कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस ना बन जाए जो बच्चे और माँ के लिए नुकसानदेह हो जाए। तो इसलिए इन खवातीन के लिए एडवाइस है कि ये लोग ज़रा अवॉइड कर लें। अदर देन दैट कुछ खवातीन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा
नोजिया वॉमिटिंग होता है, जिसको हम कहते हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है। ऐसी खवातीन, उनके लिए जाहिर सी बात है मुश्किल होगा, अगर बार बार वॉमिट आता जा रहा है तो पेट में तो कुछ भी नहीं टिकेगा और वीकनेस होगी। अच्छा, अगर अदर देन दैट, अगर पेशेंट हेल्दी है, यंग है और वो रख सकती है, वो फील करती है कि मेरी बॉडी बर्दाश्त कर लेगी, सो साइंटिफिकली मना नहीं है। बहुत रिसर्च हुई इसके ऊपर इंटरनेशनली भी, और अगर आप गूगल करके देखो तो इंटरनेशनल पेपर्स आए हुए हैं इन जर्नल्स, क्योंकि मुस्लिम खवातीन हर कंट्री में, अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, ऑल द मेजर कंट्रीज आर मुस्लिम लेडीज़, और वो रखना चाहती हैं रमज़ान में। तो उन्होंने फिर इसी के ऊपर रिसर्च की और बिल्कुल अभी रिसेंट 2022-23 में भी आई हैं इसके ऊपर। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई कोई बहुत मुज़र असरात देखे तो नहीं गए, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि और भी रिसर्च की भी ज़रूरत है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ जगह, कुछ एलिमेंट्स देखने के लिए कि भाई वाकई बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ बड़ा सेंसिटिव मामला होता है ना। हाँ, बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो आपको लगता है कहीं बच्चा मेंटली तौर पर कमजोर ना रह जाए, कहीं उसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अगर आप रोजे रख रहे हैं तो इसके साथ क्या आपको डॉक्टर से राब्ते में रहने की भी जरूरत होती है? क्या सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है? बिल्कुल, 2-3 चीज़ें आना। एक तो इफ्तार, सहरी और जो बीच का टाइम है, बहुत अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ठीक है। डिहाइड्रेशन प्रेगनेंसी में बहुत इजीली हो जाती है, और बल्कि इन सिम्टम्स का भी ख्याल रखें कि डिहाइड्रेशन हो तो नहीं रही रोज़े के दौरान। वो क्या है कि यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर का, येलोइश ऑरेंज आ रहा है, इसका मतलब आप डिहाइड्रेट हो रहे हो। रोज़े में चक्कर आ रहे हैं आपको, ड्राउजी हो रहे हो, डिजी हो रहे हो, बेहोशी की तरफ जा रहे हो, आप ऐसे में रोज़ा तोड़ सकते हो बिकॉज आप डिहाइड्रेट हो रहे हो। साथ ही साथ डिहाइड्रेशन के साथ यूटीआई बहुत कॉमन है। जो यूरिन की इन्फेक्शन होती है वो वैसे ही प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है और डिहाइड्रेशन में तो और ज़्यादा कॉमन है। सो उसके अगर सिम्टम्स हो रहे हैं, यूरिन जल के आ रहा है, यूरिन रुक के आ रहा है, या बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फीवरिश फील कर रही है, लोअर बेली में पेन फील कर रही है, ये सारे सिम्टम्स आपके यूरिन इन्फेक्शंस के। सो ऐसी कुछ अलामत है तो आप कुछ रोज़े छोड़ दो अपनी, इसका मतलब है आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत है। और अगर आप ठीक ठाक हो तो कैसे डिहाइड्रेशन से बचना है? आपने इफ्तार और सहरी के बीच में कोशिश करनी है कि 8 से 9 गिलास पानी पिए। ठीक है, लाजमी, ठीक है। फ्लूइड इनटेक अच्छा होना चाहिए, यहाँ से आप डिहाइड्रेशन से बचोगे। बाकी आज जो आप फ्लूइड खाने की वगैरह की बात कर रहे हो, देखो सप्लीमेंट्स भी लेने ज़रूरी हैं। फॉलिक एसिड तो वैसे ही सबको पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में लेने हैं, तो इस रोज़ा रखने वाली खवातीन ने भी फॉलिक एसिड लाजमी लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर गया है तो बिल्कुल अपनी कैल्शियम, आयरन जो जनरली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं पाकिस्तानी खवातीन को, वो लेनी है उन्होंने सप्लीमेंट्स। साथ में खाने में क्या लेना है, उन्होंने हाई बेसिकली तीनों चीज़ें लेनी है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हल्के फुल्के फैट्स, ठीक है। लेकिन अच्छी हेल्दी होल ग्रेन व्हीट डाइट लेनी है। आटा चक्की का अनपिसा होना चाहिए, पराठों से अवॉइड करना है। वो हमें एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि रमजान में तली हुई चीजें नहीं खाई तो हेल्दी रहेंगे। हाँ, पराठा दे रहे हैं और तली हुई चीजें दे रहे हैं, इनसे गुरेज करना है। इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन किस में है? फलों में, सब्जियों में, सलाद में, बशर्ते कि अच्छी तरह धुली हों। क्योंकि प्रेग्नेंट खवातीन में जीआई इन्फेक्शन, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस कहते हैं, उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वो फ़ौरन पेट खराब की तरफ जाती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सैल्मोनेला है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ये अटैक करते हैं जाके प्रेग्नेंट खवातीन को ज़्यादा इजीली। सो उसके लिए क्या करना है कि अच्छी तरह फल सब्जियां को धोना है खुद से। खवातीन को अगर खुद भी धोना पड़े, मैं कहती हूँ हाउस हेल्प पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई ना करें तो बेहतर है। इस सूरत हाल में खुद उठ के अच्छी तरह धोएं और फिर उसको कंज्यूम करें अफ्तार में, ठीक है। और दही लें, प्रोबायोटिक्स है, पैक्ड विद न्यूट्रिशन है। एक मिथ भी है कि अंडा नहीं खाना, मैं चाहती हूँ अंडा खाएं क्योंकि इट्स अ फुल न्यूट्रिशन पैक्ड फूड है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि अंडर कुक या अनकुक नहीं होना चाहिए। अच्छा। जर्दी कच्ची नहीं होनी चाहिए। अच्छा। दोबारा वही बात, साल्मोनेला इन्फेक्शन हो जाती है वरना। अच्छी तरह या तो उसको फेंट के, जैसे हम स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं जी, हमारे यहाँ उसको खागीना कहते हैं, बेशक वो बना लें, ठीक है, या ऑमलेट बना लें, ठीक है, प्रॉपरली कुक्ड। या अगर आपने फ्राई भी लेना है या बॉइल्ड भी लेना है, लेकिन कुक्ड होनी चाहिए, फिर जल्दी फ्लोई वाटरी जर्दी ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक तो न्यूट्रिशन अच्छी देंगी और इन्फेक्शन से भी बचाएंगी उसको, जो पेट की इन्फेक्शन होने का खतरा है, ठीक। बाकी ये कि हाई फाइबर जितना ले सकें, दोबारा वही बट जूसेस से बेहतर है फ्रूट्स वेजिटेबल्स पूरी लें, ठीक है। गाजर पूरी खा लें, एक किन्नू ले लें, रादर देन के वो जूस निकाल के पी रही हैं कि चलो जी हाइड्रेट भी हो जाऊंगी, जूस भी चला जाए।
ज़्यादा बेहतर है कि फ्रूट्स पूरे लें और जो ड्रिंक है वो पानी की सूरत में ले लें, दूध की सूरत में ले लें। अच्छा, दूध की केस में भी कच्चा नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह या तो पैस्चराइज्ड हो जो बाज़ारों में मिलता है, या घर में अगर उबालना है तो उसको तफसीली अच्छे तरीके से उबाला दें 5 से 10 मिनट का। ठीक है, ताकि उसकी भी अंदर से जर्म्स मर जाएं। सो बेसिकली इन्फेक्शन से बचना है एक प्रेग्नेंट खातून ने, और डिहाइड्रेशन से बचना है। और अगर रोज़े के दौरान उसकी बॉडी उसको बता रही है कि उसको वीकनेस हो रही है, उससे नहीं उठा जा रहा, लिथार्जी हो रही है, सो मेरी एडवाइस ये होगी, देखो इस्लामिकली भी देखें तो अल्लाह मैंने छूट दी है। अगर छोड़ के रख ले, अगर वीकनेस हो रही है, लेकिन अगर रखना भी चाह रही है, चलो थोड़ा गैप कर ले 1-2 दिन का, थोड़ी सी अपनी हाइड्रेशन अच्छी कर ले, न्यूट्रिएंट्स अच्छी कर ले, उसके बाद चलो फिर रख ले 1-2। तो ये है कि अपने आप को जबर नहीं करना और अपनी बॉडी को भी ओवर एक्सर्ट नहीं करना, स्ट्रेच नहीं करना। रोज़ा रख रही है, प्रेग्नेंट है, रेस्ट करना है। घर वालों को भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सिर्फ वो रोज़े से नहीं है, वो प्रेग्नेंट भी है, सो उसका रेस्ट बाकी लोगों से ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहबा, क्या आप सजेस्ट करेंगी कि अगर आप माह रमज़ान का भी आगाज़ है, अगर आप रोज़ा रखना चाह रही हैं, पहले आप अपनी डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लें, आपको ये पता होना चाहिए कि बेबी की ग्रोथ ठीक है, आपकी डॉक्टर की सजेशन कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा। देखो, अगर डॉक्टर को फील होता है कि ऑलरेडी कुछ चीज़ें इंडेंजर्ड है, लेट्स से कि प्रेगनेंसी, एक होता है वर्ड उसको हम कहते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन, कि हमें लग रहा है कि भाई अबॉर्शन की तरफ जा सकती है, कोई स्पॉटिंग हो रही है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई ऐसे मामलात हैं, उसका सर्विक्स का मुंह खुला हुआ है, यूट्रस का मुंह जिसे कहते हैं, कोई ऐसे मामलात हैं, और उसकी डॉक्टर एडवाइस करती है कि बेहतर है कि अभी आप छोड़ दो और इस नियत से छोड़ो कि बाद में रख लोगे इंशाल्लाह। इसमें कोई पकड़ नहीं है, इस्लामिकली भी तो सुननी चाहिए डॉक्टर की एडवाइस। अच्छा, कुछ लोगों को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, तो उनके लिए रिकमेंडेड है क्या वो रोज़ा रखो? ब्लड प्रेशर भी एक ट्रिकी डिजीज़ है, ठीक है। अगर हम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में जाएं तो वो कहते हैं कि अगर कंट्रोल ब्लड प्रेशर है तो उसका इतना ताल्लुक नहीं है इससे जितना डायबिटीज़ का रोज़े से, ठीक है। लेकिन दोबारा वही बात, जिस्म आपको बताएगा। आपने लेट से पहला रोज़ा रख लिया, आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन कर रहा है, कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, तो मत रखिए। आपकी ज़िंदगी, बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। रमज़ान आप इंशाल्लाह दोबारा रखें, इबादतें करें, मना तो नहीं ना। हमारे कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम मिस आउट कर देंगे, मतलब हमें वो सवाब नहीं मिलेगा। तो इबादतों का भी सवाब है। बिल्कुल, आप कुरान पढ़िए, आप वैसे तस्बीह कीजिए, आप दुआएं कीजिए और नियत रखिए कि इंशाल्लाह डिलीवर करके मैं रखूंगी, पूरे करूंगी। अब कुछ लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग इलाज करा रहे होते हैं इसके लिए, सो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? इलाज के दौरान क्या रोजे रख सकते हैं, कोई इशू तो नहीं? जो प्रेग्नेंट होने के लिए इलाज करा रहे हैं, लेट्स से बांझपन का इलाज करा रहे हैं, तो यूजुअली जो इलाज है उसके लिए रोजे मना नहीं है, ठीक है। लेट्स से अगर इंजेक्शंस भी लग रहे हैं, वो ऐसे इंजेक्शंस नहीं है जिनसे आपका रोज़ा टूटे, क्योंकि वो न्यूट्रिशन के नहीं है, वो तो और मकसद के लिए है, ठीक है ना। सो आपका रोज़ा नहीं टूटता उनसे, आप बेशक रोज़े रखें ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट। और दोबारा वही बात कि हम तो इवन प्रेगनेंसी के बाद भी नहीं उस तरह मना करते, अगर सब कुछ ठीक है और अगर हिम्मत में है बच्ची में तो रखिए, अगर रखना चाहती है तो। सो लेकिन ये है कि हाँ, वो आपकी वाली बात कि लेज़ॉन में रहना चाहिए, कंसल्टेंट से मिले, रमज़ान से पहले स्कैन कराए, जो ब्लड टेस्ट वगैरह वो एडवाइस करते हैं, ब्लड शुगर पे नज़र रखे, ब्लड प्रेशर पे नज़र रखे। अगर सब कुछ खैर खैरियत से है और डॉक्टर भी फील करता है कि इट्स ओके, शी कैन टेक केयर ऑफ हर ड्यूरिंग रमज़ान, तो ठीक है, रखे बेशक, ठीक है। एज फैक्टर भी एक और चीज़ मैं मेंशन करूँ कि देखो, एज फैक्टर भी कहीं ना कहीं आता है। हमें ऑलरेडी पता है कि अगर खातून की एज ज़्यादा है, जो प्रेग्नेंट है, तो ऑलरेडी थोड़ी सी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होने का ख़तरा है, स्पेशली अबव 40। तो ऐसी ख़वातीन को फिर ज़रा देख लेना चाहिए कि क्या उनकी सेहत गुंजाइश दे रही है कि खुदा ना खास्ता वो ये तो नहीं कि प्रेगनेंसी के साथ जब रोज़े रखें तो कोलैप्स कर जाएं, खुदा ना खास्ता फेंट हो जाएं, कोई और मामला बन जाए। तो ये है कि एज फैक्टर से भी यंग है तो कोई मसला नहीं यूजुअली, लेकिन हाँ, एज के अपने भी तो कुछ मामलात है ना, वो भी साथ, और एज के साथ एट टाइम्स वही बात डायबिटीज़ बन जाती है, हाइपरटेंशन बन जाती है। सो सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए फिर डिसीजन लेना है कि रोजे रोज रखने हैं, गैप करके रखने हैं, या कंप्लीटली छोड़ के बाद में ऑल्टरनेट डेज पे भी आप रख सकते हैं। कुछ केसेस में ये होता है कि अगर ट्विन बेबी हैं फिर उस सूरत में देखो और मुश्किल है फिर तो आना। बेबीज की डिमांड भी डबल है, बॉडी पे प्रेशर भी डबल है, और ये प्रेगनेंसी तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। प्री टर्म लेबर हो जाती है, मतलब प्री टर्म का मतलब है वक्त से पहले बच्चे डिलीवर हो जाते हैं। लेट्स से कोई थर्ड ट्राइमेस्टर में, बिल्कुल लास्ट ट्राइमेस्टर है,
खड़ा भी नहीं बेचारी से हुआ जा रहा होता। ट्विन प्रेगनेंसी तो बहुत बर्डन होता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी पेशेंट बेचारी खुद भी रख पाएगी, वो अपने आप से आवाज़ार होती है। बिल्कुल वो एंड में जब लास्ट ट्राइमेस्टर में जो ट्विन प्रेगनेंसीज आती है ना, वो तो बस कह रही होती है डॉक्टर साहब बस अब हम दिन ही गिन रहे हैं। तो वो उनकी हालत बेचारों की बहुत वो मुश्किल है। ट्विन प्रेगनेंसी ऑलरेडी मुश्किल है बॉडी के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि यूजली ट्विन प्रेगनेंसी वाली खवातीन स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में तो खुद भी रिस्क नहीं लेती, लेकिन हाँ अगर रखना चाहें और अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो दोबारा मेरी वही बात है कि हमारी तरफ से उस तरह बना नहीं होता। इफ एवरीथिंग इज ओके तो हम कहते हैं आपकी अपनी हिम्मत है, लेकिन यूजली बॉडी इतनी गुंजाइश दे भी नहीं रही होती उस पॉइंट पे ना। सही। डॉक्टर साहब एक और चीज़, हमारे यहाँ कुछ पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं जिन बच्चियों की शादी होने वाली है, डाइट ना करो, रोजे ना रखो, भाई अब शादी होनी है तो ये चीज़ें तो तुम्हें वीकनेस की तरफ लेके जाएंगी। क्या रिकमेंडेशन है आपकी, क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल मना नहीं है आना। वही बात, अगर बच्ची यंग है और ओवरऑल हेल्दी है, कोई उसको ओवरलाइन कंडीशन नहीं है, कोई थायराइड का इशू नहीं है, कोई और कोई सीरियस इशू नहीं है, रोजे रखने में कोई मसला नहीं है। हाँ अगर वीक बच्ची है, अंडरवेट बच्ची है, तो ये है कि उसको फिर अच्छी ग़िज़ा दें, अफ्तारी में, सहरी में, जैसे हम अभी डिस्कस करे थे, फ्लूइड इंटेक अच्छा दें, फ्रूट्स की आदत डालें बच्चों को, दही की आदत डालें, अंडा दीजिए, कीमा, चिकन, मटन सब दीजिए। एक अच्छी वेल बैलेंस्ड डाइट थ्रू आउट द वीक प्लान करें माएँ, जिसमें सब्जियां भी हों, जिसमें प्रोटीन्स भी हों। तो जैसे छोटे बच्चों के लिए हम कैलकुलेट करते हैं जब हम उनकी डाइट बना रहे हो, आपकी भी छोटे हैं, तो हम माइंड में खुद ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि अच्छा अब इसने इस वक्त कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं तो चलो रात में इसको प्रोटीन्स दे देते हैं। तो ऐसी बच्चियों को भी जो ज़रा अंडर वेट हैं, ज़्यादा लीन है, माएँ ऐसा कुछ प्लान बनाएं वेल बैलेंस्ड डाइट का, बेशक न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा कर लें कि उसकी न्यूट्रिशन पूरी हो, और सप्लीमेंट्स देते हैं बेशक। अगर फील करती हैं कि ज़्यादा वीक है तो बेशक सप्लीमेंट्स ले लें, क्योंकि बच्चों ने असल में जंक वगैरह खा के अपनी आदत बना के अपने न्यूट्रिएंट्स को गिरा लिया, क्योंकि जंक में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। बिल्कुल है। सिर्फ फैट है, सिर्फ तेल है, फ्राइड चीज़ें हैं, और अगर आप उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू निकालो तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। प्रोटीन भी उसके अंदर जले हुए आते हैं, क्योंकि हम तो उसको अच्छी तरह फ्राई। ये तो डॉक्टर साहब हमने बात कर ली उन खवातीन की जो लीन है, दुबली पतली है। क्या बहुत ज़्यादा मोटापा भी प्रेगनेंसी के लिए मसाइल पैदा करता है? कर सकता है। देखो ज़्यादा मोटापे के साथ क्या है, खुदा न खासा शुगर का रेट बहुत हाई हो जाता है प्रेगनेंसी में। शुगर उन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, और ब्लड प्रेशर का इशू बन सकता है। और ये दोनों मसले ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। खुदा ना खासा मिस कैरेज कर सकते हैं, बच्चे में इनके समस्या मसाइल बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटिक मदर्स के जो बच्चे होते हैं, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, वो मोटे होते हैं, उनको डिलीवर करना बड़ा मुश्किल है, वो वैजिनली डिलीवर भी नहीं हो पाते एट टाइम्स, आपको सी सेक्शन पे जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ एक मिथ है कि जी मोटा बच्चा तो बड़ा प्यारा है, लेकिन वो तो बीमारी की वजह से बेचारा फूला है। बिल्कुल, वो अच्छी चीज़ नहीं है। और मोटापा बच्चों में भी अच्छा नहीं है। ये अब नया अब जो है ना पीडियाट्रिशियंस वगैरह, वो जो मोटा बच्चा है उसको अभी से डाइटिंग कराते हैं, माओं को वो गाइड करते हैं कि आपने इसको कितना बॉटल फीड देना है, अगर बॉटल फेड है तो, या अगर ब्रेस्ट फेड है उसको भी गाइड करते हैं कि आपने इतने मिनट से ज़्यादा नहीं करना और आपने इतने घंटों से पहले नहीं करना। तो ये इतना मसला है कि मोटापा किसी भी एज पे इट्स नॉट अ गुड थिंग, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, और वो आगे जाके बच्चे को और माँ को दोनों को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, पूरी डिलीवरी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। यानी थ्रू आउट आपको हर सूरत एहतियात रखनी है। और जहाँ तक रहेगी रोज़ों की बात, वो डॉक्टर साहब ने वाज़ेह कर दिया है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों? सबके लिए यही है कि कोई नहीं, रोज़े एंजॉय करें, प्रेगनेंसी है नहीं प्रेगनेंसी मदद करें, और बस अपना ख्याल रखें। सबके लिए जो नहीं भी प्रेग्नेंट उनके लिए भी ये मैसेज है कि पानी अच्छा पीजिए, हाइड्रेशन अच्छी रखिए, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। बाकी रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर अरीबा साकिब हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थी, और हमने उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन की, क्योंकि हमें आप लोग पूछ रहे होते हैं बहुत सारे सवालात। अच्छा जी, अब डॉक्टर साहब ने बता तो दिया कि आपको डाइट कौन कौन सी लेनी है। अब माहिर ग़िज़ाइयत की जो राय है हम आपके साथ वो भी शेयर करना चाहेंगे। वो ग़िज़ा जो कि आपके लिए भरपूर सेहतमंद है, आपके होने वाले बच्चे के लिए भरपूर सेहतमंद है। और हम समझते हैं कि जी अफ्तारी में ढेर सारा दस्तरखान होगा, आप भर के प्लेट फटाफट फ्राई चीज़ें, समोसे पकौड़े सारा कुछ खा लें, पेट भर जाए, और फिर उसके बाद जी अच्छा जी अब आपके लिए कोई नुकसानदेह चीज़ें नहीं है ये, आपने क्योंकि खा ज़्यादा लिया है।
पेट भर गया, ये हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। अब आपने खाना क्या है, वो कौन सी अशिया हैं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं और माँ और बच्चे दोनों के लिए सेहतमंद है। हामिला ख़वातीन की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जी आयशा नासिर मौजूद है, हमारे ग़िज़ायात वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, हम आज बात करें खुसूसी तौर पर हामिला ख़वातीन जिन्होंने रोज़ा रखना है। सबसे पहले सहरी और अफ्तारी में उन्हें खाना क्या है? अच्छा, सहरी और अफ्तारी में दोनों टाइम पे हाइड्रेशन अपनी मेंटेन रखना इस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली मैं कभी भी हाइड्रेशन से स्टार्ट नहीं करती कि भाई भूख ना लगे, लेकिन इस केस में हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर हम सहरी की बात करें तो उसमें दही बहुत अच्छी ऑप्शन है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, एक बॉल दही का ज़रूर होना चाहिए। एक तो ये प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। हामला ख़वातीन को अक्सर कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, नौजिया का मसला रहता है। उसके साथ साथ ये हाइड्रेशन मेंटेन करेगा, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में कैल्शियम भी हमें चाहिए ही होता है। अब एक अच्छा नाश्ता, एक अच्छी सहरी इस केस में होगी छोटा सा पराठा। लोग पराठे का लफ्ज़ सुन के डर जाते हैं कि अगर हमने पराठे का इस्तेमाल किया उससे तो वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ेगा तो सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप एक मॉडरेशन में चीज़ बनाना सीख लें तो आप सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 इंच की छोटी सी रोटी लें, उस पर 2 चाय के चम्मच देसी घी या घर का बना मक्खन, मैं रिपीट करी हूँ, घर का बना मक्खन या ऑलिव ऑयल लगा के उसका छोटा सा पराठा बना लें। उसके साथ जो घर में सालन बना हुआ है कोशिश करें गोश्त का इस्तेमाल हामला ख़वातीन ज़्यादा करें ताकि उनको आयरन मिले, लेकिन हर बंदा गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो सालन सब्जी आपके घर में पक्का है वो ले लें। अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो बस आलू का इस्तेमाल छोड़ दें, बाकी जो अवेलेबल है वो लें। और साथ पूरा बॉल दही का होना चाहिए, हैंड फुल ऑफ नट्स होने चाहिए। अच्छा, हामला ख़वातीन डर जाती है कि नट्स तो गर्म होते हैं, इनका तो इस्तेमाल नहीं करना। एक तो ये कि गरम ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। अंडा गरम होता है, फिश गरम होती है, उसका इस्तेमाल नहीं करना। मेडिकल में गरम ठंडा एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। 4 अंडे दिन में खाएंगे तो वो कोई भी बंदा होगा उसको साइड इफेक्ट्स उसके शुरू हो जाएंगे। अंडे के अंदर वेजिटेबल्स डाल दें। अगर वो गरम ठंडे वाली बात करें तो जी वेजिटेबल्स तो ठंडी है, अगर आप अंडे के अंदर डाल देंगे तो वो तासीर उसकी न्यूट्रल हो जाएगी अगर आपको लगता है गरम ठंडा एग्जिस्ट करता है। खैर, अंडा लिया जा सकता है या सालन लिया जा सकता है और उसके साथ अ बॉल ऑफ लो फैट योगर्ट एंड नट्स। अगर आपको फिर भी शक है कि नट्स गर्म होते हैं तो आप इनको भिगो के रख दें, पूरी रात भीगे रहें, सुबह उठ के वो अपने दही में शामिल किया या वैसे चबा के खा लिया। अगर आपको पराठा नहीं खाना तो फिर सेकंड ऑप्शन है बेसन का चिल्ला। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है निस्बतन। 3 से 4 खाने के चम्मच बेसन लें, उसके अंदर पालक डाल दें, प्याज डाल दें, टमाटर जो आप पकौड़े में डालते हैं आलू के अलावा बाकी सब डालें, 1 अंडा उसके अंदर फेंट दें। और जैसे हम पैन केक बनाते हैं, नॉन स्टिक पैन पे आहिस्ता आहिस्ता उसको डाल के फैला देना है। जब वो एक साइड से पक जाए तो आपने साइड उसकी पलट देनी है। इसके अंदर भी आप इस्तेमाल में ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल करेंगे या देसी घी इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ भी अ कप ऑफ लो फैट योगर्ट ज़रूर होना चाहिए, नट्स ज़रूर होने चाहिए। इस केस में आप साथ 2 से 3 खजूरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास ऑप्शन आ जाती है दलिए की। जौ का दलिया बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो आधा कप इतना बनता है अप्रॉक्सीमेटली जौ या जई का दलिया पानी में पकाकर फिर उसमें 1 पाव दूध शामिल कर दें बगैर मलाई के। जब वो दूध थोड़ा सा सूखने लगे तो आपने आग बंद कर देनी है। इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है वरना दूध की कैलोरीज बढ़ जाएंगी। उसमें नट शामिल करें, थोड़ा सा शहद या शक्कर शामिल कर दें। और फ्रूट्स में आजकल स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है, बनाना अवेलेबल है, कीवी अवेलेबल है। जो फ्रूट आप अफोर्ड करते हैं वो फ्रूट उसके अंदर डाल के सहरी कर ली जाए। अब अफ्तार, प्रेग्नेंट फीमेल को बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो अफ्तार में फ्राइड आइटम्स को प्लीज़ अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको डाइजेशन के इश्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं आपको हेल्दी ईटिंग सिखा सकती हूँ। 1 से 2 खजूरें हो जाएं। अफ्तार ड्रिंक में फीमेल के लिए लेमनेड, उसके अंदर मिंट को थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया जाए तो वो जो डाइजेशन के इश्यूज़ आ रहे होते हैं उसके लिए वो बहुत अच्छा है। चीनी ना डालें, शक्कर का या शहद का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। उसके साथ 1 कप फ्रूट ताकि कॉन्स्टिपेशन का मसला ना आए। फ्रूट के ऊपर इवन फ्रेश ऑरेंज भी स्क्वीज नहीं करना। खालिस कटा हुआ फल, कोई क्रीम नहीं, कोई दही नहीं, कोई उसके ऊपर लवाजमात नहीं। उसके साथ अब हम पकौड़ों की बात करते हैं। अगर आपका बहुत दिल करता है पकौड़े खाने हैं तो आपने बैंगन का थिन स्लाइस ले लेना है या पालक का पत्ता ले लेना है। उसको बेसन में डिप करके जितने ऑयल में अंडा बनता है उतने ऑयल में दोनों तरफ से पका लें। जितना बेसन ज़्यादा है उतना वो ऑयल एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ भी बेसन और प्याज के पालक और प्याज के पत्ते खाएं, वो पालक और प्याज काट के उसको मिक्स करते हैं। जब आप उसको पकौड़े की शक्ल देंगे तो बेसन तो बहुत ज़्यादा लगेगा। अनियन का रिंग डायरेक्ट बेसन में डिप करके नॉन स्टिक पैन में अनियन रिंग्स जैसे होते हैं, बेसन कम, ये ट्रिक है। और शैलो फ्राई ही होगा,
बट ना तो प्याज अपने अंदर ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है, ना पालक और ना बैंगन। तो तीनों सब्जियों के आप थोड़े से पकौड़े, 2-3 पकौड़े बना लिए। एयर फ्रायर है तो रोल्स को एयर फ्राई कर लिया, एयर फ्रायर नहीं है तो हम उनको बेक कर सकते हैं। अगर आपको बेक भी नहीं करना आता या आपके घर में ओवन अवेलेबल नहीं है तो नॉन स्टिक पैन में थोड़े से ऑयल में आप उनको ढक के रखते हैं, पकौड़ों समोसों को भी और रोल को भी। अब इसमें गलती क्या आती है, इसमें चीज़ नहीं डालना आपने, इसमें आलू नहीं डालें, सब्जी प्लस चिकन का कॉम्बिनेशन लें, 2 से 3 कम ऑयल में बने हुए या बेक किए हुए या एयर फ्राइड रोल या समोसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ ही आप अपना खाना साथ ही खा लें। हाँ, बहुत अच्छा है, इतनी सी अफ्तारी की, पकौड़े, रोल, समोसे खाए, फ्रूट खाया और उसके बाद आपने नमाज पढ़ी, फिर डिनर किया, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट अवे डिनर करना है, आप कर सकते हैं। डिनर में दही भल्ले या चना चाट इस्तेमाल कर लें। अगर आपसे ज़्यादा सब्जियां नहीं खाई जाती, उसमें सब्जियां कम कर लें, चनों और दही की मिकदार ज़्यादा कर लें। रात के 9-10 बजे, इस दफ़ा रोज़े भी लंबे हैं ना, अफ्तारी और सहरी के दरमियान में वक्फा ज़्यादा आ रहा है, तो 9-10 बजे आधी रोटी या 10 खाने के चम्मच चावल और साथ में जो सालन पका है वो इस्तेमाल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ब्रेक पे जाना, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करनी है वो लोग जिन्हें तेजाबियत का इशू रहता है। बहुत ज़्यादा उनको ये फील होता है कि गले में वो कड़वा सा पानी आ रहा है, रोज़ा रख के भी और रोज़ा रखने के फ़ौरन बाद जिन लोगों को ये मसला रहता है, फिर अफ्तार के बाद जिन लोगों को ये इशू रहता है, उसके लिए हम बात करेंगे। आयशा से पूछेंगे क्या करना है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ आयशा नासिर मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रोज़े के साथ कुछ लोगों को तेजाबियत के मसाइल रहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं कि जी जैसे ही सैरी करके लेटे हैं तो ऐसे लगता है कड़वा पानी मुंह में आ रहा है। क्या वजूहात है? एक तो ये कि ऑयली फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, फिर मिर्च मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। आप पूरे दिन के भूखे रहे होते हैं। अफ्तारी की अगर मैं बात करूं तो उसमें जिस तरह का हमारा सिलेक्शन ऑफ फूड है वो बहुत पुअर है। मतलब आपको, अगर आप पूरा दिन भूखे हैं, आपको बहुत हेल्दी फूड खाना चाहिए फ्रूट्स के साथ। और फ्रूट्स के ऊपर भी आपने वही बात, ऑरेंज जूस भी नहीं डाल देना, कोई शरबत नहीं डालना, कोई क्रीम नहीं, सादा कटा हुआ फल लें, थोड़ी खजूरें लें, बॉडी को ब्रेक दें। अब हम क्या करते हैं, हम जैसे ही रोज़ा खुलता है दूध सोडा के कोई 4-5 ग्लास हम पीते हैं, उसके साथ ज़्यादा सारी खजूरें भी खा लेते हैं, फल भी, पकौड़े भी, समोसे भी। उसके बाद हम खाना भी रात का खाते हैं, बीच में जो लेफ्ट ओवर्स हैं हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके खाना है, हेल्दी ईटिंग करनी है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। और अगर फिर भी एसिडिटी होती है तो 1/4 चाय का चम्मच सौंफ लें, 1/4 चाय का चम्मच सौंफ है, 2 छोटी इलायची जिसे कार्डेमम कहते हैं, और 5 पुदीने के पत्ते उबाल कर सहरी के फ़ौरन बाद, यानी सहरी के बिल्कुल साथ आप ये ले लें। अगर आपको सहरी में चाय पीनी होती है तो आप सहरी में पुदीने के अलावा सौंफ और इलायची डालकर 1/4 चाय का चम्मच सौंफ और 2 इलायची डाल के वो उबाल कर पी लें ताकि एसिडिटी कम की जा सके। इसके साथ साथ आपने अपनी अफ्तार ड्रिंक में चिया सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है, या वो जो बड़े बूढ़े तुख मलंगा इस्तेमाल करते थे जो कि बेसल सीड्स हैं, वो भी एसिडिटी को कम करने में हेल्प करते हैं। यानी अफ्तार में जो भी आप ड्रिंक ले रहे हैं उसमें 30 मिनट के लिए तुख मलंगा या तुख में दाऊदी यानी चिया सीड्स भिगो कर रख दें। ये आपके स्टमक में जो एक्सेसिव एसिड है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। लेकिन आप चिया सीड्स पीते रहें, ये सौंफ इलायची का कहवा पीते रहें और फ्राइड आइटम्स खाते रहें तो कुछ भी नहीं होना। थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें एंड वॉक करें। ये जो रोज़ों में हम वॉक छोड़ देते हैं ना कि भाई अफ्तारी से पहले भी नहीं होती, अफ्तारी के बाद भी नहीं होती, टाइम ही नहीं मिलता, इस पर थोड़ा काम करें। अफ्तारी की, नमाज पढ़ी, थोड़ी वॉक की और वापस आके खाना खाया तो ये सबसे बेहतर हो जाएगा। दही कुछ लोग कहते हैं खाली पेट खा ले तो बहुत इफेक्टिव है, वाकई ऐसा है? दही जैसे मैंने बताया प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है, तो खाली पेट अगर दही खाया जाता है आप सहरी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सहरी से पहले कर सकते हैं और अफ्तारी में भी रोज़ा आप उसके साथ खोल सकते हैं। एक तो ये कि ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है, ये तेजाबियत नहीं होने देता। जिन खवातीन को या जिन मर्द हजरात को तेजाबियत का मसला, हम उन्हें कहते होते हैं कि हर मील के साथ दही का इस्तेमाल, आधा कप दही, लेकिन सादा दही प्लीज़, उसके अंदर मिर्च मसाले या चाट मसाला नहीं डाल देना, सादा दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये एक्सेसिव एसिड को बॉडी में कम करने में हेल्प करता है। सही मैसेज क्या देना चाहेंगी? रोज़े हमें सब्र सिखाते हैं, थोड़ा सा हमें हाँ सब्र और बर्दाश्त करना, थोड़ा सा हमें रोज़े का जो मकसद है वो भी समझ के चलना चाहिए। सब्र करें, खाते हुए भी थोड़ा सा सब्र करें। सारा दिन भूखा रह के फिर अफ्तार के टाइम पे इतना ना खा ले कि रोजे की अफादियत भी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ी बहुत वॉक करें एंड वेजिटेबल्स, सलाद का इस्तेमाल जरूर करें, जो हम पूरे रोजों में सलाद छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।